1988-90 में सुप्रीम कोर्ट में केस चला। ओरिएंटल पब्लिकेशन ने यह केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि उनके 30 पन्नों के साथ यह नई किताब का एडिशन आए, और 30 पन्ने उसमें लगे हुए थे। और उस 30 पन्ने के बाद जब यह किताब आई तो कांग्रेसियों को बड़ा धक्का लगा और उन्होंने मार्केट से पूरी किताब ही गायब कर दी। आज यह किताब मिलना थोड़ा दूभर है, लेकिन मेरे पास है। ये 30 पन्ने ये मक्कार अपने जिंदा रहते हुए नहीं बोल पाया, क्योंकि अगर ये बोल देता तो इसके मंसूबे पता चल जाते, तो उन लोगों का क्या होता जो इस एजेंडे पे काम करने के लिए जिन्हें ये छोड़ के गया था। और क्या हुआ? इस 30 पन्नों का निचोड़ है, जिन्ना वाज राइट, नेहरू वाज रॉन्ग। ये बात अपने जीते जी ये नहीं कह सकते थे। आपने ऐसे ऐसे सांपों को पाला है और भारत की व्यवस्था पे उन्हें बिठा दिया है। लिहाजा एक नहीं है, बहुत सारे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद बने, हुमायूं कबीर बने, एनसी छागला बने, और आखिर में सबसे ज्यादा जिसने इतिहास को डैमेज किया है, इस राष्ट्र की आस्थाओं को डैमेज किया है, इस राष्ट्र के इतिहास को डैमेज किया है, सनातन संस्कृति को तोड़ा है, उस मक्कार का नाम है। और वो भी उसी इदारे से पढ़ के आया था जिस इदारे में न सिर्फ मैं पैदा हुआ बल्कि वहां से मैं भी पढ़ के आया। उसका नाम था प्रोफेसर नूरुल हसन, जो शिक्षा मंत्री बना। ये रोमिला थापर, ये इरफान हबीब जैसे मक्कार, ये सब उसी के जमाने के अपॉइंट किए हुए लोग हैं। और इन्होंने इतिहास लिखा, और इसी इतिहास में लिखा जाता है शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। ये चले गए, मैंने इसलिए कहा कि जिन्होंने जमीन का नुकसान किया, कि जमीन ले ली, इन्होंने भारत राष्ट्र की परिकल्पना, उसकी आस्थाओं, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं का न सिर्फ नुकसान किया, उनको मटिया मेट किया। और भारत की सनातन की जो पीढ़ी दर पीढ़ी थी, उन्हें गलत इतिहास पढ़ा दिया गया। लिहाजा आज समस्या यह नहीं है कि हमें कहां से शुरू करना है। अगर आप इसकी जड़ में नहीं जाएंगे तो आप आज वर्तमान में अपनी बात सच्चाई से नहीं कह पाएंगे। और अगर आज भी भारत के सनातनियों ने यह मौका जो उसको प्रकृति ने दिया है, यह एक ऐसा अवसर आपको मिला है, यह अवसर मत मान के चलिए कि 100 साल के लिए मिला है। पहली बार भारत के सनातनियों ने सत्ता पे कुछ, मैं सब कुछ नहीं कहता, एकदम 100% नहीं कहता, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि सत्ता के शीर्ष पे जो लोग तय करने वाले हैं, उनके मन में राष्ट्र को लेकर के ज्यादा चिंता है। ठीक है, राजनीति होती है, राजनीति में हार जीत का खेल होता है, राजनीति कैसे की जाए, सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए भी काम होते हैं। लेकिन फिर भी पिछले 6 साल में हालात में हम फंसे हुए हैं, जैसी विकट स्थिति है, उसके अंदर सब कुछ एक ही दिन में हो जाएगा, मैं ये मानता हूं ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब राज्य सत्ता कुछ करेगी और उसे समाज सेकंड नहीं करेगा, राष्ट्र उसे पूरी ताकत से नहीं उठाएगा, तो राज्य सत्ता हर मुद्दे को नहीं उठाएगी, क्योंकि वो एक संविधान, एक कानून की शपथ लेके बैठी है। लेकिन जब देश में जन आंदोलन होगा, जब लोग सड़कों में इन बातों के लिए निकलेंगे, तो राज्य सत्ता को संविधान में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और संसद के अंदर भी वो कानून लाने पड़ेगा जिसका ये राष्ट्र इंतजार कर रहा है। इसलिए आज के युवा से मेरा सिर्फ इतना कहना है, मुद्दों को उठाएं, तथ्यों के साथ उठाएं, पूरी ताकत के साथ उठाएं और किसी से न डरें। एक सनातनी किसी से डर नहीं सकता, और जो डर रहा है वो सनातनी हो नहीं सकता। वो कुछ भी हो जाए, सनातनी नहीं हो सकता। इसलिए कि डर उसको लगता है जिसको ये चिंता हो कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। तुम प्रकृति के हिस्से हो, तुम्हारा आना और तुम्हारा जाना तय है। जहां कभी समुंदर थे वहां रेगिस्तान था,
जहां रेगिस्तान है वहां समुंदर है, जहां मैदान थे वहां पहाड़ हैं। हजारों साल में ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन पहाड़ इस डर से कि हजारों साल बाद मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदलता, अपने ताकत को नहीं बदलता, अपनी पहचान को नहीं बदलता। हजारों चीजें गिरती रहती हैं, वर्षा होती है, तूफान आते हैं, लेकिन पहाड़ पहाड़ रहता है। नदी अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदलती, रास्ता बदल देती है, लेकिन प्रवृत्ति को नहीं बदलती। इसलिए आप आए हैं तो किसी मकसद से आप इस देश में एक ऐसे समय में, आपके अंदर वो युवा का काल आपका है जब आपके बड़े, आपसे बड़े, हमारे उनसे भी ज्यादा बड़े लोग इन बातों को चौराहे चौराहे, गली गली रख रहे हैं। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, ये जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, मैं किसी के बारे में नहीं जानता, बहुत ज्यादा मेरा ज्ञान नहीं है। आप सब जानते हैं मेरी पैदाइश कहां हुई है और मैंने क्या पढ़ा है। मैं किसी एक एजेंडे पे चीजों को जानता हूं, बाकी मैं किसी पे ना कोई अच्छी टिप्पणी करता हूं ना बुरी टिप्पणी करता हूं, क्योंकि मैं जानता नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि लोग अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे कुछ और कहना है। आप सब कुछ अपने जीवन में करिए जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आप बनना क्या चाहते हैं यह तय करें। जिस दौर में आप आए हैं उस दौर में हजारों साल की हमारी परंपराएं, हमारे मूल्य और हमारे आदर्श, जिनका उपहास किया गया एक घटना ने, प्रकृति ने आपको कई बार समझाया। बाढ़ आई, तूफान आया, सुनामी आई, आप नहीं समझे। हमने प्रकृति को चुनौती देना शुरू कर दी। हम प्रकृति के खिलाफ खड़े हुए नजर आए, क्योंकि हमें लगा ये सब कुछ जो है सिर्फ हमें भोगने के लिए है। और इस भोगवाद ने आपको संस्कारों से, आदर्शों से दूर कर दिया। और आप भोगते भोगते आप उस मोड़ पे आ गए कि अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन प्रकृति ने आपको न सिर्फ चेताया, बल्कि एक ही झटके में, एक ही घटना ने आपको इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि आप ये सोचें कि आप जाना कहां चाहते हैं। एक बीमारी आई, उस बीमारी को एक देश ने पैदा किया। उसने अपनी आर्थिक सत्ता को मजबूत करने के लिए दुनिया में फैलाया। लेकिन जरा मुझे बताइए, अपनी मां से, दादी अगर घर में हो तो उनसे पूछिए, क्या ये हमारे आदर्श नहीं थे कि हम बाहर की चप्पलें घर में नहीं लाते थे? हम बाहर से आते थे तो सबसे पहले अपना हाथ मुंह धोते थे, साबुन से धोते थे, फिर हम किचन में जाते थे। किचन के बर्तन अलग थे, किचन के अंदर जाने के चप्पलें जूते अलग थे। ये तमाम संस्कार नहीं थे? क्या हम एक ही तौलिया इस्तेमाल करते थे? क्या हम अपने दूसरे कपड़े इस्तेमाल, ये तमाम सारी चीजें हमारे संस्कारों में थी। लेकिन एक बीमारी ने आपको बता दिया कि अब नमस्कार करना है, अब हाथ नहीं मिलाना है, अब 2 मीटर की दूरी से बात करना है, अब गले नहीं मिलना है। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, सब धीरे धीरे आ रहा है। आपने अवहेलना की, आपने प्रकृति का उपहास किया, आपने पर्यावरण का उपहास किया। आज एक घटना ने जिन जानवरों को जंगल में होना चाहिए था, उन्हें आदमी नहीं दिख रहे। इसलिए कहीं हम हिरणों को सड़कों पे देख रहे हैं, कहीं छतों पे मोरों को नाचते हुए देख रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि जिन्होंने इस पूरी प्रकृति का उपहास किया था, भोग की जगह बनाई थी, हर चीज को खा रहे हैं। हर चीज का, इंसान को जिस पर्पस से, जिस मकसद से क्रिएट किया गया था, वो अपना सब कुछ भूल गया। और इसीलिए आज देश के परिंदे चरिंदे आपको ढूंढ रहे हैं कि भाईजान कहां हैं, बाहर निकल के आइए। आप कह रहे नहीं, बाहर नहीं आऊंगा, जीवन खतरे में है। प्रकृति ऐसा करती है। लेकिन मैं इसको एक
अपॉर्चुनिटी मानता हूं, एक मौका मानता हूं कि आज आप घर में बैठ करके इस बात का चिंतन मनन करें कि हम करना क्या चाहते थे भाई। इसलिए मेरा मानना है कि आप जो मुद्दे उठाते हैं, जिनको राज को मजबूर करना है, राज सत्ता को मजबूर करना है, और राज सत्ता से कोई झगड़ा नहीं है कि राज पे सत्ता पे आपने जिनको बिठाया है आप उनको बार बार, क्योंकि सत्ता जब में जो बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा गैप बढ़ जाता है, और तब आपको अपनी आवाज को सामूहिक तौर पे जब उठाते हैं तो सत्ता पूछती है कि कहां ये आंदोलन क्यों हो रहा है। तो आप आंदोलन करिए और अपने लिए मत करिए। ये सब चीजें ठीक होंगी तो खुद ब खुद आपका हिस्सा आप तक पहुंच जाएगा। एक मुद्दा मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद दूसरा रखूंगा। भारत के संविधान में यकायक सत्ताधारियों को अपनी सत्ता बचाने के लिए लगा कि भारत के संविधान के अंदर जो उसका प्रियम्बल है, जो कि अक्षुण्ण है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती, आप उसको भी छेड़ सकते हैं। 1976 में जघन्य अपराध है ये। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास सत्ता थी तो आपने भारत का प्रियम्बल, क्योंकि आपके भारत का प्रियम्बल और आपके भारत का संविधान जो है वो मूल रूप से इंग्लैंड से आया है। इंग्लैंड के संविधान के फर्स्ट पृष्ठ पर जिसे वो प्रियम्बल कहते हैं उसकी कॉपी मेरे पास है।